Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to King's Academy. My name is Ayushi and I am your English teacher. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आपकी पोएम अमेंडा के बारे में. आज इस पोएम में हम बात करेंगे द पोएम द ट्रीज की. ठीक है, द पोएम द ट्रीज इज गिवन बाय एंड्रियन रिच. तो आइए स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल समरी, देन पोएम, then NCERT questions and at last frequently asked questions. So start करते हैं हमारी पहली स्लाइड समरी. ठीक है, as the title suggests, the poem is about trees. It expresses how humans have destroyed and cut down trees for selfish purposes. ठीक है, जैसा कि पोएम सजेस्ट कर रहा है, पोएम ट्रीज को लेकर है. इसमें जनरली ये एक्सप्रेस किया है कि कैसे हम जो ह्यूमंस है वो इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि हम लोगों ने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, ट्रीज को काट दिया. Humans have confined trees to their houses, four walls to fulfill their needs. अगर पेड़ है भी तो हमने क्या करा, अपने घरों के सब चार दीवारी के अंदर पेड़ रख रहे हैं, वो भी सिर्फ वही पेड़ जो हमारे काम के हैं. The poetess says that trees live in the forest, so keeping them inside the home is a crime. The poem conveys the message that everyone has a deep desire of freedom. We must follow the rules of nature and should not try to overrule it. पोइटिस यहाँ पे कह रही है कि जो पेड़ है वो जनरली उनकी जो जगह है वो कहाँ पे, वो जंगलों में है. अगर हम उनको घर के अंदर रख रहे हैं तो जनरली ये क्या है, क्राइम है. ठीक है, हर कोई उसको, हर किसी को क्या है, फ्रीडम की डिजायर, हर कोई जो है उसको फ्रीडम का हक है. और अगर हम नेचर के रूल्स को ओवर रूल करेंगे यानी उनको बिगाड़ देंगे तो जनरली हमें क्राइम करते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं पोएम. फर्स्ट स्टेंजा. The trees inside are moving out into the forest. The forest was the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहे हैं. ठीक है, क्या कहा जा रहा है इसमें. पोएट ये बोल रही है जनरली कि जो ट्रीज हैं वो क्या हो गया, वो अब फॉरेस्ट से हटकर हमारे घर तक ही कन्फाइन हो गए, यानी सीमित हो चुके हैं. ठीक, दिस इज अनरियलिस्टिक as trees are immovable, hence we realize the poem has symbolic meaning. अच्छा, दिस इज नॉट पॉसिबल. हम कह रहे हैं ना ट्री सब जगह से हटकर हमारे घर तक रह गए, पेड़ खुद तो नहीं हटा ना, पेड़ खुद तो लिमिटेड नहीं हुआ. तो जनरली पेड़ क्या एक इमूवेबल क्रिएचर है. ठीक है, we interpret that trees refers to females who have healed themselves and are ready to move out of their homes into the forest to fulfill their primary purpose of filling the world with mankind. अच्छा, यहाँ पे हमने ट्रीज को फीमेल से रिप्रेजेंट किया. ठीक है, वो फीमेल्स कौन है, फीमेल्स बेसिकली वो उन्होंने खुद को हील कर दिया है और अब वो रेडी है. ठीक है, अब वो रेडी है अपने घर से फॉरेस्ट की तरफ जाने के लिए, ताकि जो उनका प्राइमरी पर्पस है यानी जो मानवता को लेके उनका काम है उसको वो पूरा कर सके. Further, she adds, the forest has been empty for many days. No birds can be seen as they don't have any tree to sit on. No insect can be seen as they don't have any shelter. And the sunlight cannot form any shadows. The forest of humanity has remained empty for many days but will be soon full and bright. अच्छा, फर्दर वो कह रही है कि जो जंगल है वहां पे अभी तक कोई भी चिड़िया जो है वो नहीं आई, क्योंकि उसके पास रहने के लिए या बैठने के लिए कोई भी पेड़ नहीं था. ठीक है, किसी भी इंसेक्ट ने वहां पे नहीं दिखाई दिया. क्यों, क्योंकि उसके पास वहां रहने के लिए शेल्टर नहीं है. सनलाइट जो पड़ती थी, धूप जो सूरज की जो किरणें आती थी वो किसी तरीके की शेडो नहीं बना पा रही. क्यों, क्योंकि वहां कोई पेड़ है ही नहीं, जंगलों में कोई पेड़ नहीं है, तो किसकी शेडो बनाई जाएगी. ठीक है, तो जो फॉरेस्ट है ह्यूमैनिटी का वो खत्म हो चुका है, वो बिल्कुल ही एम्प्टी हो गया है बहुत सालों से. और मे भी ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्द वो फुल हो जाएगा इन द सेंस कि वहां पे आपको बहुत सारे पेड़ दिख सकेंगे. ओके, नेक्स्ट स्टैंजा. All night
The roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped balls stuffing under the roots, like newly discharged patients, half days moving to the clinic door. ओके, वर्ड मीनिंग में आते हैं. डिस्टेंस का मतलब होता है रिमूव होना, हटना. स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर. ट्विंग्स का मतलब होता है छोटी स्टेम. एक्सर्शन का मतलब है एफर्ट. क्रैम्प्ड का मतलब है रिस्ट्रिक्शन. बोस का मतलब है ब्रांच. स्टफिंग का मतलब होता है मिक्स होना. डिस्चार्ज का मतलब है सेंट आउट. और डेज का मतलब है स्टर्न. ठीक है, अब देखते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन. The poet explains the struggle of the plants to reach the forest. She says the roots work the whole night to separate themselves from the veranda floor. Okay. यहाँ पे जो पोएट है हमारी वो क्या कर रही है, वो बेसिकली प्लांट का स्ट्रगल दिखा रही है कि प्लांट्स जो है वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि वो फॉरेस्ट तक पहुंच सके. पोएट कह रही है कि पूरी रात उन्होंने क्या किया है, खुद अपनी रूट्स को जो है वरांडा के फ्लोर से हटाया है ताकि वो कहाँ जा सके, फॉरेस्ट में पहुंच सके. The leaves tried hard to reach the glass window so they could go outside. Even the trees' small stems put much effort into setting themselves free. Even जो leaves हैं, जो पत्ते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी जो हमारी विंडो है, हमारी कांच की विंडो है, उसके पास आके उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बाहर आ सके. और जो छोटे स्टेम्स है, छोटे छोटे स्टेम्स है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद को फ्री कर सके. The big branches also try to go out from the room's roof. We can say that women are desperate for a change and their effort is compared to that made by a patient who has been released from the hospital and then tries to move in a hurry although he is confused. अच्छा, जो बड़ी ब्रांचेस है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस है वो भी क्या चाहती है, वो भी चाहती है कि वो रूम की जो रूफ है यानी जो रूम की छत है उससे बाहर निकल जाए. जनरली यहाँ पे हमने ट्रीज को वुमेन से रिप्रेजेंट किया ना, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वुमेन बेसिकली जो है वो चेंज चाहती है. ठीक है, और वो चाहती है, वो जनरली जो वुमेन्स है वो ये देखती है कि उनकी जो हालत है कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट की तरह हो गई है जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है और वो जल्दी से जल्दी सही होना चाहता है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि वो क्या करे. Maybe because they are half conscious and are under the influence of some medications, they are unsteady but in a hurry to leave the clinic. अच्छा, वो कंफ्यूज इसलिए हो सकता है ना क्योंकि अभी वो हाफ कॉन्शियस, उसको पूरी होश नहीं है, वो अभी भी थोड़ी बहुत उसके जो मेडिसिन है उसका असर उस पर है और वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी सही होए और हॉस्पिटल को वो छोड़कर जाए. I sit inside doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in the sky, still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice to the rooms. ओके, वर्ड मीनिंग. स्कैरली का मतलब है बेल, ठीक है. डिपार्चर का मतलब लीव, जाना. लिचन का मतलब है बेसिकली आपका बशेस, फंगस, जो फंगाई होती है ना जो ट्री की उसमें लगती है वही, और उसकी जो बदबू होती है. ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन. जो पोएट है वो ये कह रही है कि वो अपने बरांडे पे बैठी है और लंबे लेटर्स लिख रही है. ठीक है, और वो ये मेंशन नहीं करना चाहती उनमें कि जो पेड़ है वो कैसे वो घर को छोड़ के जा रहे हैं. फर्दर वो आगे कह रही है कि जो नाइट है वो बहुत साफ है. क्यों? क्योंकि वो मून को कम्प्लीटली देख सकती है. क्यों देख सकती है? क्योंकि पेड़ तो जा चुके हैं ना, पेड़ अब वापस जंगल में जा चुके हैं, तो आसानी से वो क्लियरली मून को देख सकती है, पूरे मून को देख सकती है. और वो मून क्या कर रहा है, वो शाइन कर. The smell of leaves and the lichen is like a voice that is yelling and expressing our desire for freedom from the house. ठीक है, जो स्मेल है, पत्तों की जो स्मेल है, लिचन्स की जो स्मेल है, बेसिकली कहीं ना कहीं वो एक ऐसी आवाज है जो वो चिल्ला रहे हैं, जो अपनी डिजायर वो बता रहे हैं कि कैसे वो एक घर की चार दीवारी में ना रहकर
फ्रीडम में रहना चाहते हैं। फ्रीडम में कहा, जंगल पे रहना चाहते हैं। ओके, नाउ लास्ट स्टैंजा। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. Whisper का मतलब होता है murmur, stumbling का मतलब होता है trip over, flash का मतलब slime, oak basically आपका एक tree होता है जिसे जनरली हम फर्नीचर बनाते हैं। ओके, ओक ट्री। ना एक्सप्लेनेशन में आते हैं। पोएट कह रही है कि उसका जो दिमाग है, ठीक है, वो पूरा ऐसी स्लो ऐसी साउंड से भर चुका है जो जनरली कौन बना रहा है, ट्रीज बना रही है, और वो डेस्परेट है, वो चाहते हैं कि वो कैसे भी यहाँ से बाहर जाए। ठीक है, और ये जो साउंड्स है वो शायद अब कल के दिन वो नहीं सुनेगी, आज सुन रही है लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कल वो साउंड्स वो नहीं सुने। क्यों? क्योंकि जो पोएट है, ठीक है, वो ये कह रही है कि जो चेंज है, ठीक है, अब जो चेंज आने वाला है उसका कहीं ना कहीं उसको आभास हो रहा है। ठीक है, वो सुन रही है कि कैसे जो ग्लास की विंडो है वो टूट रही है, जो कांच की खिड़की है वो टूट रही है, और जो ट्रीज है और जो पेड़ है वो कैसे नाइट को ट्रिप ओवर कर रहे हैं, और जो हवा है कैसे वो घर के अंदर आ रही है। ठीक है, और वो पेड़ों के साथ मिलकर मून जो एक शीशे की तरह दिख रहा है, और उसको मून को में आ रही है और उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती है। यानी जो शीशे में हमें मून दिख रहा है उस शीशों को वो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दे रही है, और जो शैडो है ओक ट्री की वो जनरली मून को छोटे छोटे मून जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। बहुत ही ज्यादा मतलब माइंड बहुत समझने वाली पोएम है, इसको आराम से सुनना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड, अच्छा एक इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड इन द फर्स्ट स्टेंजा थ्री थिंग्स दैट कैन बी हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। यानी कि तीन ऐसी चीजें बताओ जो हमारे ट्रीलेस, जहाँ वो जंगल जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है उसमें हो सकते। तो आंसर जो तीन चीजें हो सकती हैं जहाँ पे हमारे कोई भी फॉरेस्ट नहीं है वो है फर्स्ट, सिटिंग ऑफ बर्ड ऑन ट्रीज। कोई भी चिड़िया अगर पेड़ नहीं होगा तो पेड़ पे नहीं बैठ सकती है, पहली चीज। सेकंड, द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स। कोई भी जानवर छोटा मोटा कीड़ा छुप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी पत्ता नहीं गिरा होगा ना पेड़ में। अगर पेड़ नहीं है तो जमीन में कोई पत्ता नहीं गिरा होगा और बिना पत्ते के कोई भी इंसेक्ट उसमें नहीं छुप सकता। And the sun is burying its feet into the shadow of forest. और हमें पूरे जंगल में किसी भी पेड़ की शेडो नहीं दिख रही। Clear? Second question. What picture do these words create in your mind? Sun bury its feet in the shadow. What could the poet mean by the sun's feet? अच्छा, ये जो मीन वर्ड सेंस है ना, सन bury its feet in shadow, ये इसका मतलब क्या है आपके, ये क्या मतलब छोड़ रहा है आपके दिमाग में, और पोएट का इससे क्या मतलब हो सकता है, क्या कहना चाह सकता है पोएट। The sun's feet refers to the rays of the sun that fall onto the earth. ये जनरली क्या बताता है, वो रेज जो सन की अर्थ पे आ रही है। ठीक है, when there is no shadow on the ground, the rays fall directly to the ground. अगर कोई भी शेडो नहीं है तो वो क्या हो रही है, वो सीधे ग्राउंड पे आ रही है, और वो इसलिए नहीं है कोई भी शेडो क्योंकि वहां पे कोई ट्री नहीं है। In a forest with trees, the shadow hides the sun rays, and it seems the sun is burying its feet in the shadow that falls from the tree. अगर फॉरेस्ट में पेड़ होते हैं, ठीक है, तो जो सन की रेज है वो कहाँ पे आती है, वो जनरली पेड़ के थ्रू हाइड हो जाती है, और ऐसा लगता है कि जो सूरज है वो वो उस शेडो में बरी हो रहा है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। Where are the trees in the poem? What do their roots, their leaves and their twigs do? पेड़ कहाँ पे है पोएम में, और
पेड़ के जो रूट्स हैं, जो पेड़ के पत्ते हैं और जो पेड़ की छोटी छोटी ट्विग्स है वो क्या कर रही हैं. ठीक है. पोएम में आंसर इज in the poem, the trees are trapped in the poet's house. Their roots work all the night to disengage themselves from the cracks of the window. The leaves tried very hard to move through the glass and put lot of pressure on it so that it breaks. जो पेड़ है, जो ट्रीज है, वो कहाँ पे है? वो पोएट के घर पे ट्रैप्ड है. ठीक है. और जो पेड़ की रूट्स है वो क्या कर रही है? वो पूरी रात कोशिश कर रही है कि कैसे भी वो जो बरांडा है, जो नीचे का जो हमारा बरांडा है उसको तोड़कर अपने आप को उससे फ्री कर ले. ठीक है. और जो लीव्स है वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि कैसे वो ग्लास पे बहुत सारा प्रेशर डाले और वो टूट जाए ताकि वो वहां से मूव कर जाए. और जबकि जो ट्विंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो स्टिफ हो रहे हैं, यानी वो अकड़ जा रहे हैं ताकि वो पूरा अपना प्रेशर लगा रहे हैं ताकि वो वहां से छूट जाए. नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू? पोएट ने ब्रांचेस को कहां से कंपेयर किया है? ठीक है. द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू अ न्यूली डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट्स. उसने ब्रांचेस को किससे रिप्रेजेंट किया है? वो पेशेंट्स जो अभी नए नए हॉस्पिटल से निकले हैं. The large branches of the trees became cramped due to the roof above them. अच्छा, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है ना, जो बड़ी बड़ी रूट्स होती है ना, वो जनरली क्या हो जाती है, उनके ऊपर अगर हम किसी भी तरीके की रूफ बिछा दे तो वो उसमें फंस जाती है. And when they get free, they rush stumblingly out to the outside world. और जैसे ही वो फर्श टूटता है तो वो कहती है तुरंत वो बाहर को फैल जाती है. ठीक है. वो जल्दी से वहां से बाहर निकलना चाहती है, वो ऐसा चाहती है. While doing so, they took half shock like the patients wait longer to get out the hospital. तो जो उसका इस तरीके का जो तरीका है उससे वो बताना चाह रही है कि जनरली वो ऐसे बिहेव कर रही है, उन पेशेंट्स की तरह बिहेव कर रही है जो बहुत लंबे टाइम से हॉस्पिटल में है और जो जल्दी से जल्दी ठीक होकर बाहर आना चाहते. Now third question. First is, how does the poet describes the moon at the beginning of the third stanza and at its end? जो पोएट है उसने मून को कैसे डिस्क्राइब किया? पहला थर्ड स्टेंजा की स्टार्टिंग में और आखिरी में. ठीक है. और उसमें क्या चेंजेस आए? At the beginning of the third stanza, the poet says that the full moon is shining in the open sky on a fresh night. थर्ड स्टेंजा की शुरुआत में हम देख रहे हैं कि जो मून है, ठीक है, जो चांद है, वो पूरा है और वो स्काई पे शाइन कर रहा है. At the end of the stanza, she describes the moon breaking into pieces like a broken wheel. और जैसे जैसे स्टेंजा खत्म हो रहा है हम ये देख रहे हैं कि जो चांद है वो छोटे छोटे पीस पे टूट जा रहा है जैसे एक शीशा टूटता है. एंड शाइनिंग ऑन द हेड्स ऑफ द ट्रीज टॉलेस्ट ओक ट्री. और वो जो सबसे लंबी जो चोटी है ओक ट्री उस पे जाके वो शाइन कर रहा है. As the tree moves outside, they cover some of the moon shine. जैसे ही वो पेड़ है वो बाहर जा रहे हैं तो क्या कर रहा है? उसमें थोड़े बहुत मून की शाइन को कवर कर लिया है, which can be seen only in parts. जो बट वो थोड़ी थोड़ी जगह पे हमें दिख सकती है. This is why it seems that moon has broken into pieces. जिसकी वजह से हमें ये दिखता है कि मून जो है वो छोटे छोटे पीसेस पे ब्रेक हो चुका है, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है. ओके. सेकंड क्वेश्चन, What happens to the house when the trees move out of it? क्या होता है जब ट्री जो है वो घर से बाहर चले आता है? When the trees move out of the house, the glass breaks and the whispers of the tree vanish, leaving the house silent. जैसे ही ट्री घर से बाहर जा रहा है, जो कांच की विंडो है वो टूट रही है और कहीं ना कहीं घर में शांति छा गई है. Third, why do you think the poet does not mention the departure of the forest from the house in her letters? क्यों वो mention नहीं कर रही? Poet क्यों mention नहीं करना चाह रही departure? The poet hardly mentions the departure of the forest from the house in her letter because humans did not care for nature in the first place. देखो इसलिए मेंशन नहीं करी. सबसे पहला क्योंकि हम एज ए ह्यूमंस हम इतना सेल्फ कंपाइंड हो गए, इतने सेल्फिश हो गए कि हमें नेचर को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता. सो मे बी द पोएट नाउ थिंक्स दैट नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग about trees' effort to set themselves free.
तो वो कह रही है कि शायद किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि कैसे जो ट्रीज है वो कितना एफर्ट लगा रहे हैं खुद को फ्री करने में. They would not have destroyed the trees if other men cared about them. जो ट्रीज है उन्होंने इतना वो कभी भी इतने डिस्ट्रॉय नहीं हुए होते अगर किसी भी इंसान ने उनके ऊपर ध्यान दिया होता. The poet seems to see and feel the beauty of trees moving back to the trees. तो poet यहाँ पे क्या कर रही है? poet ये फील कर रही है, ये देख रही है कि कैसे जो ट्रीज हैं वो कैसे जंगल में जाके उसकी ब्यूटी को वापस ला रहे हैं, यानी फॉरेस्ट कैसे वापस से ब्यूटीफुल हो जा रहे हैं जब वो वापस जंगल पे जा रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डज द पोएम प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, कंपेयर इट विद अ टाइगर इन द जू. Is the poem suggesting that plants and trees used to interior decoration in cities while forests are cut down are imprisoned and need to break out? ठीक है, आ जाए. ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो इस पोएम में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई है इंसान और नेचर के बारे में, उसको आप कंपेयर करो कौन सी पोएम से. टाइगर इन द जू पोएम याद है जिसमें हमने टाइगर को एक केज में बंद कर दिया था और वो भी अपनी फ्रीडम के लिए कैसे तड़प रहा था. ठीक है, तो इसी से कंपेयर करना. आंसर देखते हैं. Since a poem can have different meaning for different readers and poet can mean two different things using the same imaginary, these meanings can justify in context of the poem. हालांकि हर किसी के लिए, हर रीडर्स के लिए अलग अलग की सोच हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ही मीनिंग को दिखा रहे. तो क्या है ये, वो मीनिंग क्या है? Yes, the poem presents a conflict between a man and nature. Man has always caused much harm to the nature without realizing that it actually is a harm to human race. हाँ, क्या कर रहा, एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है हमें मैन और नेचर को लेके. मैन कभी भी ये रियलाइज नहीं कर रहा कि उसने कितना हार्म पहुंचा दिया किसी भी नेचर को. ठीक है, ह्यूमंस कट डाउन फॉरेस्ट फॉर फॉरेस्ट गुड्स which has destroyed a lot of natural beauty. हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं अपने सामान के लिए या अपनी सेल्फिशनेस को लेकर, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि कैसे हमने नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर दिया. By keeping trees inside walls and denying them their natural home, they deny them their freedom. हम क्या कर रहे हैं, हम घर में पौधे ले आ रहे हैं. ठीक है, हम देखो अभी जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहाँ पे किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट आया ना, उसका मतलब क्या है, सिंपल से यही मतलब है ना कि आप उन पौधों को अपने घर पे रखो. ठीक, तो जनरली हम पेड़ों के या पौधों का असली घर जो कहाँ पे है, जंगल पे है, तो हम उसको अपने घर पे रख के उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट को नहीं दे रहे. जनरली हम उनकी फ्रीडम छीन रहे हैं. दैट इज वाई the trees want to move out. Similarly, in the poem A Tiger in the Zoo, the poet shows the animals feel bounded in the cages and want to get free and run wild in the open. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उनसे उनकी फ्रीडम छीन रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो वापस कहाँ जाए, फॉरेस्ट में जाए. ऐसे ही सेम जैसे उस पोएम में हमने क्या करा था, हमने जो एनिमल्स हैं उनको केजेस में बंद कर दिया था, उनसे उनकी फ्रीडम छीन ली थी. और वो क्या चाहते थे, वो भी यही चाहते थे कि वो आजाद हो जाएं और जंगल में ओपनली घूमें. Now second question. On the other hand, Adrian Rich has been known to use trees as a metaphor for human beings. This is a recurrent imagine of her poetry. And what new meanings emerge from the poem if you take trees to a symbolic of this particular meaning? Okay, answer is if trees have been used as a metaphor for human beings, then the poem would mean that, like the trees, humans too want to break free of the boundaries that life puts on them. Modern life, with all kinds of physical comfort, has also brought a lot of moral downfall. Our lives have been busy and we have become selfish and greedy. Man would also want to enjoy the beauty of nature and go out in open and be free just like trees. कि हाँ, हमने human beings को as a metaphor यहाँ पे लिया है और पोएम भी यही कह रही है कि ह्यूमंस भी बहुत क्या है, ह्यूमंस भी बहुत बहुत बार ह्यूमंस भी अपने से जुड़ी हुई बाउंड्रीज को तोड़ना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं. ठीक है, मॉडर्न हम अपने आप को मॉडर्न लाइफ तो दे चुके हैं जिसमें हमारे बहुत सारे फिजिकल कंफर्ट है, बट मॉरल बहुत ज्यादा डीप डाउनफॉल हमारा हो चुका है. ठीक है,
तो हम भी क्या चाहते हैं, बहुत बार हम चाहते हैं कि हमारी जो इतनी बिजी लाइफ, हम इतने सेल्फिश और ग्रीडी हो गए, तो बहुत बार इंसान भी चाहते हैं कि वो जाए नेचर पे अपनी और वहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करें, ओपन जाए और फ्री रहें जैसे कि पेड़ रहते हैं। Now frequently asked questions, what is the who is the poet of the trees? Poet कौन है the trees? The poet of the poem The Trees is Andrew Rich. What is the significance of oak tree? Oak tree का यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? Oak tree दर्शा रहा है जनरली कि oak tree से हम क्या करते हैं? ओक ट्री से? ओक ट्री से हम बहुत सारे फर्नीचर्स बनवाते हैं ना। तो जनरली ओक ट्री इस पोएम में एज अ सिंबल ऑफ विजडम, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज लीचन? लीचन क्या? लीचन फंगस इज एक्चुअली टू ऑर्गेन्स फंक्शनिंग एज अ सिंगल स्टेबल यूनिट। जनरली क्या है, ये दो ऑर्गेनिज्म है जो एक सिंगल स्टेबल यूनिट के तौर पे काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम द ट्रीज। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। थोड़ी सी अभी तक की जो हमने पोएम्स पढ़ी है थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी समझने में मुश्किल है, बट अगर आप एक बार इसको समझ जाओ तो बहुत आसान है। ठीक है, जो भी पार्ट आपको कंफ्यूजन है उस पार्ट में जाइए, उसको रिवाइंड करिए, उसको दोबारा से समझिए। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे।